वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कल रात की आपकी 9 बजे से हमने पेपर डिस्कस किया था, जो है 101 कोड वाला पेपर, जिसमें हमने जो है पॉलिटिकल जो थ्योरी अर्थात जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है वो वाला पेपर देखा था। DDU अर्थात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर हो रहा है इस समय। उसी का पेपर जो है वन जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसको हमने डिस्कस कर दिया था। उसमें जो पूछे गए 40 प्रश्न थे उसकी व्याख्या और उस प्रश्न के उत्तर को हमने आपको बता दिया था विस्तार से। अब हम बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, पेपर कोड 102 वाला, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कितने प्रश्न मॉडल पेपर से फंसे थे, उन सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। तो आप लोग या फिर जो अगले वर्ष परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ओके, तो ये आंसर की है एक प्रकार से 2021 की पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। देखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर सेक्शन बी बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न होता है और बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। ये देखिए सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पर जो है 4+ यहाँ पर 0 CBCS मोड में परीक्षा आपकी जो है करवाई जा रही है। ये बात यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें लिखी रहती है। अनुक्रमांक वगैरह आपको लिखना होता है, डेट डालनी होती है और जो है इन फिंगर्स और मतलब कि आपको वर्ड्स दोनों में लिखना होता है। पेपर जो होता है आपका कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलता है। 40 प्रश्न प्रत्येक पुस्तिका में होते हैं। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो 1.5 नंबर आपको मिलेगा। कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, ये बात भी हमने बता दी आपको। यहाँ पर नोटिस वगैरह में तो तमाम सारी बातें लिखी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो हम प्रश्नों को सीधे सीधे पढ़ने का प्रयास करते हैं और प्रश्नों का उत्तर आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वराज इज माई जो है ब्राइट एंड आई विल हैव इट द एप्रोसिएट जो है एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज, मतलब कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा और अंग्रेजी में आप लोग, अंग्रेजी वाले जो हमारे छात्र छात्र रहे हैं वो इधर देखिएगा। यहाँ पर अंग्रेजी में ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी वाला इधर है, हिंदी में ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ये अंग्रेजी भाषा में है और ये हिंदी भाषा में लिखा है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो अंग्रेजी में मुझे ज़्यादा एक प्रकार से जो है कंफर्टेबल नहीं फील होता है पढ़ने में। तो आप लोग हिंदी में, मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी आप लोग बगल में देख लीजिएगा जिनको अंग्रेजी में देखना होगा। ठीक, चलिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके मतलब इसे लेकर के रहूंगा। उपर्युक्त कथन है किसका है? ऑप्शन है अरविंद घोष का, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी को पता होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बीजी तिलक के द्वारा, अर्थात जो बाल गंगाधर तिलक थे जो गरम दल के नेताओं में से एक थे। हमने बार बार आपको बताया होगा, ये प्रश्न हमने बताया है आपको, कहीं पर जो है ये नहीं है कि ये प्रश्न हमने नहीं बताया है। बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी विचारधारा में आते हैं, गरम दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, तो ये जो है इन्होंने ही ये बात कही थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसको कौन नहीं जानता है, बार बार हमने असहयोग आंदोलन का भी वीडियो बनाया है और हर वीडियो में आपको बताया था असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, MK गांधी के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में, तीसरा नंबर देखेंगे कि रौलट एक्ट जो हुआ था वो कब पास हुआ था। और रौलट एक्ट कब पास हुआ था, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तीसरा नंबर प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो 1919 ईस्वी में जो है रौलट एक्ट जो है वो पारित होता है। ओके, क्लियर हो गई। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था एग्जाम्स में कि भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एक भारत परिषद जो बनी थी 1861 में बनी थी सबसे पहले, लेकिन जो भारत परिषद का निर्माण हुआ था किस अधिनियम के द्वारा, तो यहाँ पर 1861 चूंकि है नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि और भारत परिषद का निर्माण किसके अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो 1909 में जो अधिनियम आया था उसमें भारत परिषद का गठन किया गया था, कि भारत परिषद बनाई गई थी और भारत परिषद जो होगी उसमें कुछ सदस्य होंगे, वो सदस्य भारत पर शासन करने के लिए एक प्रकार से बनाए गए थे। तो ये भारत परिषद का निर्माण कब किया गया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये भारत शासन अधिनियम कौन बनाता था? ये इंग्लैंड में जो है
बनाए जाते थे। इंग्लैंड की जो सरकार होती थी वह नियम कायदे बनाती थी कि भारत में शासन कैसे करना है। तो 1909 ईस्वी में जो है मतलब कि प्रत्येक 10 सालों पर जो है ये एक्ट जो होते थे वो जो है ब्रिटिश संसद से पास होकर के आते थे कि हाँ भारत में कैसे शासन करना है। तो इसको लेकर के तो उसी जो है श्रृंखला में 1909 ईस्वी में हुआ कि एक भारत परिषद का गठन करवाया गया था ताकि भारत पर शासन अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये बात है। तो ये जो है कब आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ लिया गया था कि भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है भैया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा दिया गया है। इससे पहले वाला अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है पेपर 1 का तो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कल रात के 9 बजे से उसकी लाइव क्लास हुई थी तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है और आपको बता दूँ कि और भी क्लासेस आपकी जो है होंगी मतलब लगी हुई मतलब जो पुराने मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं सोशियोलॉजी के या जितने भी होम साइंस वाले हमारे छात्र-छात्राएँ हैं या फिर जो है जियोग्राफ़ी वाले हैं। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 की जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं ये फर्स्ट ईयर 2021 और जो 20 में जो हमने पढ़ा है उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। क्योंकि डीडीयू में क्या हो रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में पूछा जा रहा था वही पेपर जो है आपका जो है एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिया गया है और 40 प्रश्न ही मात्र पूछे जा रहे हैं। तो इस ऐसे में आपको सारे के सारे वीडियोज़ को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन चौथे का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे भैया। 5वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन कब जो है एक प्रकार से स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? सॉरी जो हाँ स्थापित किया गया था पूछ रहा है। स्थगित नहीं है, स्थापित किया गया पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भैया? 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आपको जो सी में दिया है भारत सरकार अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का जो आया था, उसमें जो है क्या कर दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, इस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था पूछ रहा है ना? तो 1935 में शायद आपका स्थगित किया गया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थापित यहाँ पर लिखा है ना, हमने सोचा स्थगित लिखा तो स्थापित वाला जो होगा आपका वो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था 1919 का, उसमें जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया गया था, भारत शासन अधिनियम जो 1919 का उसमें द्वैध शासन जो है लागू कर दिया गया था। जबकि 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आता है उसमें द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता। तो स्थगित पूछेगा मतलब पूछता तो आपका सी होता, लेकिन पूछा क्या गया? स्थापित पूछा गया है। इसलिए आपका क्या होगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति या उपाध्यक्ष बोले कुछ भी बोले तो आपके कौन थे भाई? तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके जेएल नेहरू थे। कौन थे भाई? जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मतलब सॉरी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भाई कौन थे? इसमें जो है जो ऑप्शन सी में दिया आपका सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे वही थे आपके कौन जो है प्रथम भारतीय जो है गवर्नर जनरल जो कि स्वतंत्र भारत के। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां नंबर, अंग्रेजी वालों देखिएगा बगल में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी वालों हिंदी में। वर्तमान में भारतीय संविधान की गण मतलब वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में हमने बार बार आपको बताया है और ये द्वैध शासन वगैरह हमने सब बता दिया था। कोई जो है इसमें बचा नहीं कि जो हमने ना बताया हो। आपको बता दूं सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पे एक आध दो प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको बताए गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि सर जी आपने प्रश्न नहीं बताया, द्वैध शासन हो गया, ये अंतरिम सरकार की ये नहीं बताया था हमने, उपसभापति वाला ये प्रश्न शायद नहीं बताया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये तो सी राजगोपालाचारी सभी को पता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी हमने बताया था। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना जो है मतलब की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं?
तो अभी भी हमने आपको बताया था कि 395 अनुच्छेद ही हैं। यहाँ पर 390 है इसलिए गलत होगा, 300 है इसलिए गलत हो गया, 400 ये इसलिए गलत हो गया। तो आपको अगर ये केवल पता था कि 395 अनुच्छेद है तो वही आप करेक्ट आंसर कर सकते थे। और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब 12 अनुसूचियाँ देखेंगे ना, 12 अनुसूची यहाँ पर देखेंगे, इसमें ऑप्शन बहुत सही दिया होता है। 6 अनुसूचियाँ बिल्कुल है ये नहीं है। 8 अनुसूचियाँ भाई पहले थी। 10 अनुसूचियाँ जो है ये भी नहीं है। कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई है। 395 अनुच्छेद अब भी हैं और पहले भी 395 थे, लेकिन उनकी जो है उपखंडों में वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? उपखंडों में वृद्धि हुई है, ना कि जो है उसमें वृद्धि हुई है मूल में। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 42वां संविधान संशोधन या संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था भैया? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 2 शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। उसमें से जो इसमें दिया गया है लोकतांत्रिक गण समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, लेकिन लोकतंत्रात्मक शब्द पहले से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक दल शब्द है ही नहीं उसमें। न्याय तो ये पहले से ही है। तो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द जो हैं ये जोड़े गए थे, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 10वां नंबर प्रश्न है कि उद्देशिका है। उद्देशिका क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपको कि संविधान का भाग है, या बी दिया है संविधान से उच्च है, या संविधान का भाग नहीं है, या फिर डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो है जो उद्देशिका है, अर्थात उद्देशिका मानी जो संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब अंग्रेजी में प्रियम्बल जिसको कहते हैं। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात संविधान का ही भाग है। क्या भाई? ये संविधान का ही भाग है। ये बाद में, सबसे बाद में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो आया था, उसमें मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये बता दिया गया कि जो संविधान होगा उसका जो है भाग है कौन? जो उद्देशिका है वो। ओके, तो इसीलिए जो है अब ये भाग है, संविधान का भाग है, लेकिन जो संसद होगी वो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड इन मतलब एडॉप्टेड इन इंडिया। ओके, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से? तो कहाँ से अपनाई गई भैया? करेक्ट आंसर क्या होगा 11वां का? तो इसका कहाँ से भाई? ब्रिटेन से ही जो है हमने एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो भाई मुझे लगता है जो है जो है नागरिकता निर्धारण करने का जो विशिष्ट अधिकार है वो न्यायालय को होना चाहिए। ऑप्शन इसका ये हो, लेकिन अब इसमें मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि सोर्सेस के हिसाब से मुझे यही लग रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है कि न्यायालय के द्वारा ही नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार जो है न्यायालय के पास ही होना चाहिए। ठीक, तो ये इसका ए ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा, बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है भैया? मौलिक अधिकारों का संरक्षक ना तो संसद है, ना संविधान है, और जो है ना सर्वोच्च न्यायालय है, और सॉरी ना भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति है। कौन है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वही मौलिक अधिकारों का क्या होता है? संरक्षक होता है। कौन? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। जब भी मौलिक अधिकारों पर खतरा होता है तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग खटखटाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी संकट पड़ेगा किस पर? मौलिक अधिकारों पर, या मौलिक अधिकार के जो विचार हैं, जो नियम हैं, उनमें कोई जो है संकटपन्न स्थिति आएगी, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कौन से न्यायालय का? उच्चतम न्यायालय का, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न था आपके समक्ष कि संविधान के भाग चतुर्थ का में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो हमने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि भाग 4 का जो का है उसमें मौलिक अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि रसिया के अर्थात रूस के संविधान से लिए गए हैं, और उनकी संख्या पहले तो 10 थी, लेकिन अब जो है कितनी हो गई है? 11 हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी हो गई? 11 हो गई। ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट। सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से चलिए। 15वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि राज्य नीति के मतलब राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया है मेरे भाई, क्या दिया है कि पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना। बी में दिया है साम्यवादी राज्य की स्थापना करना।
सी में दिया है निरंकुशवादी राज्य की स्थापना करना, या डी में दिया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो डी इज राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर इसका होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष 16वां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर क्या है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब परस्पर में पूरक है, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, किस वाद में कहा था, केशवानंद भारती राज्यवाद में कहा था, या गोलकनाथ वाद में कहा था, या जो है मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था, या जो है चंपाकम जो है देव जो है दोरायजन मतलब कि हाँ दोराय राजन वाद में कहा था। तो किस वाद में कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है और जो मौलिक अधिकार है ये दोनों जो है परस्पर क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो है कहा गया था किसमें, केशवानंद भारती जो है वाद में कहा गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। ये ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन 3 प्रकार की, ऑप्शन सी है 4 प्रकार की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन की शक्तियां कितने प्रकार की हैं, वो 3 प्रकार की। इतने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की हैं। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई ये सभी को पता होगा, हमने बार बार बताया होगा आपको कि राष्ट्रपति करता है। ओके, और ये सब प्रश्न हमने बताया था, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360, ये इसकी कौन किसको नहीं पता। ठीक, तो ये सब हमने आपको समझाया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी मतलब किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी मतलब सीमा कितनी है। तो लोकसभा के लिए चुनाव में जो है निर्वाचित होने के लिए हमने बताया था, लोकसभा में अगर आपको लेना अर्थात जब आपको प्रधानमंत्री बनना है या फिर लोकसभा का सदस्य बनना है, सांसदीय का चुनाव लड़ना है, तो आप कम से कम 25 साल के हों। और यहाँ पर 35 नहीं दिया था ना 30 दिया था, इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए था। सीधे 25 आप लगाते, आराम से आपको नंबर मिलता। ठीक, तो जिन छात्रों ने 25 लगाया होगा उनको पूर्ण नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें तो आप अच्छे तरीके से टाफ ही कर सकते हो। ये पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें बड़े अच्छे तरीके से टाफ कर सकते हो। इसमें कॉपी चेक करने का झंझट नहीं रहता है, ये कंप्यूटराइज है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है हमारे जो है क्या लिखा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने जो है समय का है। तो राज्यसभा, चूंकि एक बात बता दूं कि राज्यसभा जो है कभी भंग ही नहीं होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, तो कार्यकाल इसका समाप्त ही नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी नहीं होता है। 5 साल में लोकसभा समाप्त होती है। ये है कि प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि जो है राज्यसभा का कार्यकाल जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो आप बताते मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो ऑप्शन डी में दिया है समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी विघटित ही नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर छँटनी होती है और उसमें नए-नए जो होते हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं, और जिनकी रिटायरमेंट होती है वो जो जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है, जिनकी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक प्रकार से जो है 2 वर्ष पर देखा जाता है या किसकी 6 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है किस सांसद की, वो जो है एक प्रकार से रेस्ट दिया जाता है उनको कि अब रिटायर हो गई। तो ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन डी लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, चूंकि लोकसभा जो होती है वो भंग होती है, राज्यसभा नहीं भंग होती, लोकसभा प्रत्येक 5वें वर्ष भंग हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 21 नंबर प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है भाई, वो होता है आपका राज्य की कार्यपालिका पूछ रहा है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। अब यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, और पॉलिटिकल साइंस में अगर खास करके बात की जाए राज्य की, तो राज्य को देश माना जाता है। तो क्या यहाँ पर देश से तात्पर्य ले सकते हैं हम, तो क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विधानसभा का अध्यक्ष मतलब दिया है विधानसभा,
यहाँ पर संसद दिया होना चाहिए था। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री अगर देता तो मैं मान लेता कि यहाँ पर जो है किससे बोला गया है, यहाँ पर देश, राज्य का तात्पर्य देश से लिया गया है। ठीक, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं दिखाई पड़ रही। यहाँ पर राज्यपाल दिया है, एक शब्द यहाँ पर फंसाता है जो है राष्ट्रपति। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको राज्य को हम देश मानेंगे तो देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर राज्य है तो राज्य का तात्पर्य चूंकि हम राज्य यहाँ इसलिए मानेंगे चूंकि यहाँ पर जो है तीन जो है पहले से ही राज्य के तत्व दिए गए हैं, इसीलिए इस राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, राज्य से ही ले आता है। तो यहाँ पर राज्य के कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है, वो राज्यपाल ही होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। देश के जो है कार्यपालिका जो होती है उसका संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। हाँ, यहाँ पर स्टेट दिया है तो ये ठीक है, वही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 22वां नंबर प्रश्न है। 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी। तो भारत की पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो भारत की जो पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, वो कौन है भाई, वो सुचेता कृपलानी है। कौन है, सुचेता कृपलानी है। तो 22 का करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो 22 वाले का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, बी वाला ऑप्शन, सुचेता कृपलानी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में कितने साल पर रिटायरमेंट दी जाती है। बार बार हमने इसको चिल्ला चिल्ला करके बताया था, कितना साल है भाई, 65 साल। ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है किसको प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों किसके पास है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जो है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे जो है संबोधित करता है। तो एक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो जो अपना जो है त्यागपत्र होगा वो कहाँ पर जो है देगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसको देगा, तो वो जो होगा वो जो है उस उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश को देगा कि हाँ भाई मैं जो है ये कर रहा हूँ। तो उच्च मतलब कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसी को देगा वो। ठीक, ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न है आपके समझ, जिले का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो जिले का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी होता है जिला जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है। ऑप्शन इसका कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो किसके पास है भाई, तो ये जो है लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के दो व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 28 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने गूगल पर भी सर्च किया, ये जो है प्रश्न का उत्तर नहीं मिला सही तरीके से। तो इसको आप लोग भी गूगल करेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम इस पर रिसर्च करें। तो ये लोग आप लोग जिसको पता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि 28 नंबर का ये होगा, और उसमें लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो ये बता दीजिएगा आप लोग अगर पता हो किसी को। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रश्न जो है आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है मुख्य रूप से जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही मंत्री बनते हैं, इसीलिए लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, जो होते हैं वो लोकसभा में जीते हुए प्रत्याशी जो होते हैं, जीती हुई सरकार जो होती है, जो सांसद होते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। 30वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 7वीं अनुसूची में परिभाषित है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है, 7वीं अनुसूची में। 30वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30वें का ये होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित किसे मतलब कि किसे कहा जाता है। ये सब के सब प्रश्न बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मुश्किल से 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमने नहीं बताए हैं अपने मॉडल मतलब कि उसमें, तो वो एक प्रकार से इतना तो चलता रहता है। तो ये देखें किस पर, जहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है वो किस में होता है भाई, तो संघ सूची में हो, सॉरी समवर्ती सूची जो होता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन जब किसी एक विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना दी हो उसमें मान्य किसका होगा, तो केंद्र वाला ज़्यादा मान्य होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ है। तो भारत में जीएसटी भाई 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ है, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन इसका सी होगा। ओके,
अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे, तो अनुच्छेद 71 का संबंध जैसे कि 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता रहा था, वैसे 371 जो है जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको विशेष दर्जा देता था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो 11 देश जो है वो शामिल हैं। 3 पहले थे लेकिन जो है 8 बाद में भी शामिल कर लिए गए थे। कुल मिलाकर के जो है 11 देश जो है अब भी हैं, मतलब कि 11 देश के राज्यों पर जो है विशेष राज्य का दर्जा उनको प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग के लिए किस में प्रावधान किया गया है बताने का प्रयास करें। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 324 अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है मेरे भैया, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ कितनी मेहनत से एक एक प्रश्नों को ढूंढ करके और आपको बताने का प्रयास किया जाता है, पेपर कहाँ से मंगवाना पड़ता है, किस तरीके से होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि आप सोचिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, लगातार पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके बाद में साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर वगैरह भी दे रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत होती। तो आप लोग वीडियो मेहनत को लाइक करके एक प्रकार से बयां कर सकते हैं कि सर जी हाँ, जो है आपको एक थैंक्स थोड़ा सा दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न था कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं भाई, ऑप्शन ए में दिया है आपको कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, और ऑप्शन डी है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 35 का सी ऑप्शन, चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो है इसका कार्य उतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि 3 कार्य जो है वो मोस्ट है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो हमने आपको बार बार बताया कि महाभियोग के द्वारा जो है, चाहे मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, और चाहे आपका जो है राष्ट्रपति हो, या एक प्रकार से जो अन्य पद पर जो कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको जब हटाना होता है, मतलब यही 3-4 जो है लोग होते हैं, तो उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, खास करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए मुख्य रूप से महाभियोग शब्द का प्रयोग है, बाकी सभी के लिए पदच्युति का शब्द प्रयोग किया गया। ओके, 37 नंबर प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछा गया था कि भारत भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बच्चे बच्चे का सही हुआ होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था एग्जाम से में कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो कौन सा राज्य सबसे अधिक भेजता है मेरे भाई, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में, तो जो है उत्तर प्रदेश से जाते हैं लोकसभा में अधिकतर सांसदों के, मतलब सबसे ज़्यादा सांसद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो पंजाब राज्य में जो है कोई भी अनुसूचित अर्थात ST कास्ट नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वहाँ पर नहीं पाई जाती है। ओके, और यहाँ आज का लास्ट प्रश्न है, 40वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में, क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न है आपका कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं, तो भाई अन्य कितने सदस्य हैं वहाँ पर, तो अन्य 2 सदस्य होते हैं, किसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है और 2 जो है अतिरिक्त आयुक्त जो होते हैं वो भी होते हैं, तो कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपसे पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदन, तो अतिरिक्त 2 सदन है। ओके, ऑप्शन इसका सदस्य हैं 2, ऑप्शन इसका क्या होगा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पेपर का जो प्रश्न थे और हमने एनालिसिस के लिए समाप्त हो गया आपका। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से और भी पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, सोशियोलॉजी का जो है एक प्रकार से ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो ये भी देख लीजिएगा, अभी शायद क्लास हुई थी इसकी, तो ये देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है ये जो श्रृंखला है, जो मॉडल पेपर को सॉरी जो यूनिवर्सिटी का पेपर है ये सॉल्व करवाना, तो ये कैसा लगा आपको, आप लोग मिला लीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं। तो ये जो एक प्रकार से अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आपको हमको बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस वीडियो में सोशियोलॉजी वाला जो वीडियो है वो जो वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का हमने वीडियो आपको दिया था उसी प्रकार से ये लेक्चर है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें जो है आपके समक्ष जो है भले ही 100 प्रश्नों को रखा जाएगा, लेकिन उसमें 100 के एक प्रश्न के लगभग 10-10 जो है 20-20 प्रश्न एक ही प्रश्न से बना करके बताने का प्रयास किया गया होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए। तो लगभग यहाँ से ही सारे के सारे प्रश्न आएंगे। और आपको बता दूं कि पेपर जिस प्रकार से पेपर 1 और पेपर 2 होता रहा है इस समय, तो इसी प्रकार से आप लोग पेपर 2 वगैरह जो हमारे चैनल पेपर 1 और पेपर 2 बीए फर्स्ट ईयर के पढ़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, देखते रहिए। और मिलेंगे फिर इसी प्रकार से जो है कोई अन्य पेपर होता तो उसकी भी, और जिसका भी पेपर हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग सब्जेक्ट का पेपर हो जाए तो हमारे यूट्यूब मतलब कि हमारा जो है नंबर है 91 61 93 60 62, इस पर जो है आप लोग जो पेपर आप है वो पीडीएफ वगैरह बना करके आप हमारे इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आप लोग जो भी पेपर आपका हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हो, अगर आपका पेपर इस समय 2022 का कोई भी पेपर होता तो आप लोग मेरे पास सेंड करेंगे, और मुझे टाइम होगा तो मैं उस पेपर पर वीडियो अवश्य बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।